नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। विशेष प्रोग्राम चंद्र ग्रहण का सूतक काल में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन ज्योतिष दृष्टि से बेहद खास है। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। बड़ी बात यह है कि ये भारत में नजर आएगा और इसका प्रभाव भी मान्य होगा। और ऐसे में ये समय 12 राशियों के जीवन पर असर डाल सकता है। इस दौरान कुछ राशियों को शुभ परिणाम तो कुछ जातकों के तनाव में वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें, दोपहर 3:20 से चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है और शाम को 6:47 पर चंद्र ग्रहण का समापन होगा। चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी। हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे और आपको तमाम जानकारी देंगे। क्योंकि देखिए, चंद्र ग्रहण की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इस चंद्र ग्रहण में आपको करना क्या है, क्या विशेष सावधानियां रखनी है। खास तौर पर अगर देखें, राशियों की बात करें, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और क्या नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा या कोई ऐसी राशियां भी हैं जिन पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। ये तमाम जानकारी आज आपको हम देंगे और ज्योतिषाचार्य अमित व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अमित जी, क्योंकि देखिए, चंद्र ग्रहण की शुरुआत अब से कुछ देर पहले हो चुकी है, तो सबसे पहले तो साल का जो ये पहला चंद्र ग्रहण है, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसे कैसे देखें, और एक तरफ युद्ध भी चल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर बताएं। देखिए, ऐसा है, सभी दर्शकों को मेरा होली का नमस्कार। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि चंद्र ग्रहण, देखिए इस बार इस साल का सबसे बड़ा चंद्रमा का ये ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि अभी प्रारंभ हो चुका है 2:13 से। देखिए, इसका ग्रहण का जो प्रभाव है वो पूर्वी एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर, अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर रूस, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ये बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पर चूंकि हमारे शास्त्रों का ये मत है कि ग्रहण के दौरान हमारे द्वारा कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है, और इस बार का जो ग्रहण है वो निश्चित रूप से हमारे वैश्विक पटल पर जहां राजनीतिक उथल पुथल लाएगा, वहीं दूसरी ओर युद्ध जैसे आसार, जैसा कि अभी आपने देखा कि बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी देखने को मिलेगा। और चूंकि हमारा ज्योतिष का ये मानना है कि अगर ग्रहण काल को अगर हम धर्म से, आस्था से, विश्वास से, ध्यान, योग, साधना से जोड़ते हैं तो उसके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। पर चूंकि जी, कुछ बिल्कुल। राशियां ऐसी हैं हम्म। जिनके ऊपर इसका अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चूंकि राशियों की बात चंद्रमा, करेंगे सर, और राशियों के बारे में जाने उससे पहले आपने जैसे कहा कि धर्म की बात करें और अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो चंद्र ग्रहण का अगर आप पर नकारात्मक प्रभाव भी है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब क्योंकि चंद्र ग्रहण की शुरुआत तो हो चुकी है, जो लोग अगर भारत की बात करें या विश्व भर की हमने अभी बात की, भारत में जो लोग हैं चंद्र ग्रहण के दौरान, एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण किस वक्त होगा, कितने बजे होगा, और जो लोग हैं वो इस वक्त में क्या करें चंद्र ग्रहण में खास तौर पर। देखिए वैसे तो अभी उप छाया जो प्रवेश है दोपहर 2:13 पर हो चुका है, और ग्रहण का जो स्पर्श है वो दोपहर 3:20 पे, जिसमें कि अपन लोग बैठे हुए हैं, हम्म। से प्रारंभ हो चुका है। और पूर्णता की जब बात करते हैं, यानी जो पूर्ण रूप से जो चंद्रग्रहण होगा वो शाम को 4:34 से प्रारंभ होगा, और इसका मध्यकाल रहेगा शाम को 5:05 पर, और पूर्णतः जो समाप्त होगा वो 5:33 पर होगा। लेकिन ग्रहण को समाप्त या मोक्ष के रूप में देखते हैं तो वो है 6:48 तक, अर्थात 6:48 तक इस प्रकार के ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। और उसके बाद में उपछाया जो अंत है वो शाम को 7:55 पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ग्रहण की जो अवधि है वो 3 घंटे और 28 मिनट की है, और पूर्णता की जो अवधि है वो 59 मिनट यानी लगभग 1 घंटे की है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिला के ये जो ग्रहण है ये इतनी देर तक चलने वाला एक बहुत बड़ा ग्रहण है,
जो कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन पर या विशेष रूप से राशियों पर एक अलग अलग तरीके से इसका असर देखने को भी मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि असर आज ही मिलेगा, बल्कि आने वाले 27 से 40 दिनों में भी इसका असर देखा जा सकेगा। हम्म। तो ऐसी स्थिति में जब आप ग्रहों की बात करोगे या राशियों की बात करोगे, तो सूर्य और चंद्र का जो भी ग्रहण होता है वो हमारे मानव जीवन पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का जो ग्रहण है वो हमारी मानसिक स्थिति को, हमारे कार्य करने की प्रणाली को, हमारी सोच को और हमारे आचरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ये तो मान के चलिए कि ये जो ग्रहण है वो हमारे भारत के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से परेशानी वाला तो हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आर्थिक या राजनीतिक उथल-पुथल तो नहीं देखी जा सकेगी, लेकिन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम जो है वैश्विक पटल की जो समस्याएं हैं उनका प्रभाव हमारे देश को देखना पड़ सकता है। ठीक है सर। और अब जी। जहां तक आपने एक प्रश्न भी किया कि इस दौरान हमें करना क्या चाहिए। देखिए, ये चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर हो रहा है, सिंह राशि में। और इस नक्षत्र और राशि के जातकों को ग्रहण का विशेष रूप से अशुभ एवं कष्टकारी साबित होने वाला है। और जहां तक सवाल है अन्य राशियों का, तो देखो मैं उसका आपको एक एक करके राशि का वर्णन बताऊंगा कि किस किस राशि पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है और ज्योतिष भी मानता है कि ग्रहण के दौरान जाप और पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब मंदिरों के पट बंद होंगे तो ऐसी स्थिति में हम जाप कहाँ करें। तो आप अपने ही घर पर अपने ही इष्ट की पूजा कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करना पसंद करते हैं, आपके हनुमान जी इष्ट हैं, तो आपको बजरंग बाण का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। और अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो महामृत्युंजय का जाप कर लेना आपके लिए उचित रहेगा। और ऐसे ही अन्य आपके जो भी देवी देवता जिनको आप इष्ट मानते हो उनसे संबंधित अगर आप जाप ताप और पूजा पाठ करते हो तो निश्चित रूप से इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो काफी हद तक कम देखे जाएंगे। ठीक है। और आपके पास लौटते हैं अमित जी, हमारे साथ सहयोगी विष्णु भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? होली का त्योहार भी है, कहीं लोग जो है होली आज मना रहे हैं, इसी बीच चंद्र ग्रहण की भी शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? देखिए, ग्रहण की वजह से कई स्थानों पर आज धुलंडी का त्यौहार है वो भी नहीं मनाया गया है। फिलहाल मैं राम मंदिर जो है वहाँ पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिरों के तमाम जो पट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों के गेटों पर अधिकतर जो है ताले लगा दिए गए हैं। ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना होगी और विधिवत पूजा अर्चना के बाद फिर से दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट हैं वो खोले जाएंगे। अधिकतर मंदिरों के जो पट हैं उनको बंद कर दिया गया है। सड़कें काफ़ी हद तक सूनी नज़र आ रही हैं क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि लोग जब ग्रहण का समय होता है तो लोग घरों से भी बाहर नहीं निकलते हैं, कम से कम लोग बाहर निकलते हैं। इस लिहाज से सड़कों पर भी जो आवाजाही है वो काफ़ी कम देखी जा रही है। साथ ही जो परंपराएं हैं उस अनुसार से कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। उनको लेकर तमाम जो चीज़ें कही जाती हैं कि वो बाहर नहीं निकलती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लगातार मान्यताएं हैं। साथ ही देखिए सड़कों की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, काफ़ी कम आवाजाही नज़र सड़कों पे आ रही है क्योंकि लोग ये मानते हैं कि ग्रहण के समय पर उनको घर पर रहना चाहिए। कुछ लोग घर पे रहते हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद तमाम पूजा पाठ, मंदिर की सफाई, भगवान को विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है, मंदिर में स्नान कराए जाते हैं भगवानों को। ये तमाम जो प्रक्रियाएँ वो होती हैं, लेकिन करीब शाम को 6:47 के आसपास तक का ये जो ग्रहण है वो रहेगा। उसके बाद तमाम मंदिरों के पट खोले जाएंगे, विशेष आरतियाँ होंगी, विशेष पूजा अर्चना होगी और फिर इसके बाद जैसा कि पंडित जी बता रहे थे वो और इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे कि तमाम परंपराएं हैं कि ग्रहण के बाद दान दक्षिणा का दौर चलता है, तमाम चीज़ें की जाती हैं। जी अच्छा, ठीक है विष्णु, आप क्या रुक करेंगे? अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आप राशियों पर बता रहे थे, आपने सिंह राशि पर तो कहा क्योंकि इसके लिए तो कष्टदायक रहने वाला है। कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो ग्रहण है वो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए व्यय की अधिकता में वृद्धि करेगा। वहीं दूसरी ओर व्यर्थ का परिश्रम करना हो सकता है उसको, यानी उनके द्वारा जो परिश्रम किया जाएगा उसका उनका सार्थक लाभ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर वृषभ राशि वालों के लिए ये काफी अच्छा साबित होगा।
उनके लिए एक तो जो कार्य सिद्ध होने की जो बात करते हैं वो होगी, साथ में धन का लाभ भी होने वाला है, और मानसिक जो उद्वेल की जो स्थिति रहती है उसमें भी काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये निश्चित रूप से काफी फलदायी साबित होने वाला है, क्योंकि उनके उत्साह में, उनकी प्रगति में और उनके आर्थिक स्थिति में काफी उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है वो निश्चित रूप से उनको धनहानि भी करा सकता है, मानसिक रूप से कोई कष्ट भी दे सकता है, और व्यर्थ का खर्चा अथवा अपव्यय जैसी स्थितियां भी देखी जा सकेंगी। वहीं दूसरी ओर सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की शरीर को कष्ट हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, या कोई धनहानि हो सकती है, और हो सकता है कि मानहानि भी हो जाए। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों को तो विशेष रूप से इसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं कन्या राशि की, तो देखिए कन्या राशि वालों के लिए भी कहीं ना कहीं ये सुखद रहने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें धनहानि भी हो सकती है, आर्थिक कष्ट होने के साथ साथ में कोई पारिवारिक रूप से कोई ऐसी समस्या सामने आएगी जो उनको पारिवारिक कष्ट के रूप में उपस्थिति दर्ज कराएगी। वहीं दूसरी ओर तुला राशि वालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये ग्रहण साबित होगा, जहां उनको धन लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं सभी प्रकार के सुखों की आने वाले 30 से 40 दिनों में प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये निश्चित रूप से क्या है, परेशानी वाला ग्रहण साबित होगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, विभिन्न प्रकार की चिंताएं कहीं ना कहीं उनको ग्रसित कर सकती हैं, भय जैसा माहौल उनको देखने को मिलेगा, और उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति पैदा होगी, या संघर्ष जैसी स्थितियां उनको देखी जा सकेंगी। वहीं दूसरी ओर धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब कम रहेगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, मगर संतान से संबंधित कोई समस्या उनके सामने आ सकती है, चाहे उनके विवाह को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, या उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर। अब बात करते हैं मकर राशि। देखिए मकर राशि वालों के लिए भी सेम वही सिंह राशि की तरीके से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। शत्रुओं का अचानक से ऊपर आ जाना, दुर्घटना का भय रहना, और व्यय की अधिकता कहीं ना कहीं इन राशि वालों को देखी जा सकेगी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का, या जो स्त्रियां हैं उनको अपने पति के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जीवन साथी वाले विषय पर कहीं ना कहीं इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए मीन राशि वालों के लिए भी निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई पुराना रोग या तो उभर के आ सकता है, या कुछ नया रोग उनको देखने को मिल सकता है, और कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो उनको गुप्त रूप से परेशान कर सकती हैं, जिनकी वजह से उनके मन में मानसिक भय का भाव देखने को मिलेगा, और कोई भी अगर वो कार्य करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें विलंब जैसी स्थितियां भी देखी जा सकेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मेष राशि से लेके और मीन राशि तक की जो 12 राशियां हैं, उसमें 2-3 ही राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये लाभदायक होगा। बाकी अधिकांशतः ये ग्रहण जो है वो लगभग 9 राशियों वालों को कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, जीवन साथी के संबंध में, या संतान के संबंध में, या किसी भी अन्य प्रकार के रोग संबंधी समस्याएं कहीं ना कहीं उनके सामने आएंगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो ब्लड मून वाला जो ग्रहण हो रहा है, ये इस बात का द्योतक भी है कि आने वाला समय वैश्विक स्तर पर और विशेष रूप से भारत के मामले में ये थोड़ा सा परेशानी वाला सबब आने वाले 40 दिन में दिखलाई पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाना चाहिए कि हम अपने इष्ट की पूजा करें, और अपने कार्य करने की जो शैली है, हमारा जो आचरण है, हमारा व्यवहार है, उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करें जिससे कि खुद भी परेशान नहीं हो और न दूसरों को परेशान करने की स्थिति में आए। तो ऐसी स्थिति में इसको मजाक का विषय न बनाएं। ये एक खगोलीय घटना तो निश्चित रूप से है, लेकिन इसका हमारे मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि देखिए अमित जी, लोग आजकल इसे लेते हैं कि भाई ब्लड मून है, या फिर चंद्र ग्रहण हो रहा है, या सूर्य ग्रहण भी पड़ता है, तो ग्रहण है तो चलिए इसे देखते हैं, और अब वो जमाना आ गया। तो क्या ये सही होता है? क्या इस तरह से चंद्र ग्रहण देखना सही होगा, या फिर इस वक्त जो है घर में रहना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे विश्व में
पश्चिमी जो सभ्यता है और हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो शुरू से ही ग्रहों को पूजता आ रहा है। और विशेष रूप से हमारी ज्योतिष जो है वो सूर्य और चंद्रमा को इसलिए भी मान्यता देती है, क्योंकि सूर्य का ग्रहण जब होता है तो व्यक्ति को शारीरिक रूप से व्याधियों का सामना करना पड़ता है, और चंद्रमा चूंकि हमारे मन का कारक होता है, तो हमारे मन को अगर सुखी होना है या दुखी होना है या किसी भी प्रकार की कोई चीज उसके मन में भय के रूप में चल रही है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रमा से देखा जाता है। और आपने देखा होगा कि पूर्णिमा और अमावस्या पर ही क्यों ज्वार भाटे आते हैं, क्यों बहुत बड़ी बड़ी जो प्राकृतिक विपदाएं आती है वो इन्हीं दिनों में क्यों आती है, क्योंकि चंद्रमा का जो बल है वो हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। और हमारा तो ज्योतिष वैसे भी ये मानता है कि हम चंद्रमा की जो राशि होती है उसी के आधार पर आप लोगों को बताते हैं कि भाई आपकी जो राशि है कुंडली की वो क्या है, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में होता है आदमी के अंदर वैसे ही गुणधर्म देखने को मिलते हैं। और जो मैंने राशि का फल अभी आपको बताया अलग अलग राशियों का, तो वो भी मैंने इसी आधार पर बताया कि ज्योतिष जो है वो कोई ज्ञान नहीं है बल्कि एक विज्ञान है। बस अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि उसकी अभिव्यक्ति करने का तरीका किस व्यक्ति के पास कैसा है, क्योंकि विज्ञान और मनोविज्ञान में बस बेसिक डिफरेंस यही होता है कि विज्ञान जो है वो दिखलाई पड़ता है और मनोविज्ञान दिखलाई नहीं पड़ता है। अच्छा, लेकिन कई अब बार अमित जी, आदमी क्योंकि देखिए आपने ये तो बता दिया कि इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ज्यादातर राशियां जो है उन पर बहुत ज्यादा कुछ अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या कुछ करना है, और इन राशियों को जिन राशियों को आपने बताया 12 की 12 राशियों की बात कर लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है जिन राशियों के बारे में मैंने अगर बताया कि भाई नकारात्मक प्रभाव मिलेगा, तो पहली बात तो उन्हें अपने घर में ही रहना चाहिए। और अगर वो ऑफिस में है तो ऑफिस में ही अपना समय व्यतीत करें, ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलें। हालांकि रोगी को और जो प्रसव से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको तो इस बात से एग्जेम्पशन दिया जा सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन देना एक अलग चीज होती है और उसको व्यवहारवाद में लाना एक अलग चीज होती है। दूसरी चीज ये कि जब ये ग्रहण समाप्त हो जाए तो जिन राशियों के लिए मैंने बताया कि खासतौर पे सिंह राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, या मकर राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, या मिथुन राशि वाले, ये ऐसे राशि वाले व्यक्ति हैं कि इनको ग्रहण खत्म होने के बाद में अपने आस के पास के मंदिर में जाएं। और सबसे पहले तो ये है कि शिव जी को जल चढ़ा के आए, पंचामृत से स्नान कराएं, और अपने घर आने के बाद में यानी जो शिव जी पर जल चढ़ाते हैं उसको जलेरी का जो पानी जब नीचे गिरता है उसको अपने लोटे में भर के घर पे लेकर आए, और उस जल को चारों तरफ अपने मकान के छिड़क दें। और अपने घर में जब प्रवेश आप करते हैं तो उसके बाद में अगर आपके पास गंगा जल की उपलब्धता है तो अपने पूरे घर में गंगा जल को छिड़कें, और धूप बत्ती अगरबत्ती का सेवन करें। और अगर हो सके तो लोबान की जो धूप बत्ती है उससे अपने घर में उस प्रकार का वातावरण बनाएं जिससे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार से अगर हमारे गृह प्रवेश में किया है या किसी भी प्रकार से प्रवेश कर पाई है तो उसको हम दूर कर सकें। क्योंकि अगर हम ऐसे उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के ग्रहण का जो दुष्प्रभाव हमारे विभिन्न राशियों पर देखने जा रहे हैं हम लोग, उसमें काफी कुछ हद तक कमी देखी जा सकेगी। अच्छा, आपने शिव जी को जल अर्पित करने के लिए कहा सर, लेकिन क्योंकि अब शाम को जो है वो उस वक्त जो है रात के अंधेरा तब तक हो जाएगा जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा, समाप्त होगा, और जो शिव जी को जल अर्पित किया जाता है, कहा जाता है कि अंधेरे के वक्त जो है वो जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो क्या ये उचित नहीं रहेगा ऐसा या नहीं, फिर जी? नहीं ऐसा नहीं होता है मैडम। क्या है कि प्रदोष काल जो होता है वो शिव जी की पूजा करने के लिए सबसे श्रेष्ठकर समय माना जाता है। जी। और जहां तक सवाल है, जो शिव जी के मंदिर हैं, जो जो बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, वहां के तो कुछ अपने नियम और उपनियम होते हैं, लेकिन जो अपने घर के आसपास के जो मंदिर हैं वहां पर अगर कोई पुजारी रहता है या किसी प्रकार से उसमें कोई फाउंडेशन बना रखी है तब तो मैं कह नहीं सकता, नहीं, लेकिन सामान्यतः हमारे जयपुर शहर में तो जितने भी मंदिर हैं, चलिए ठीक है तो सर, आपके अधिकांश पास जो मंदिर लौटेंगे। हैं। और पुरुषोत्तम गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तमाम मेरे साथियों को बहुत प्रणाम जी। और होली की शुभकामनाओं के साथ सर शुरुआत करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण की आज हम बात कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण लग चुका है, ये वक्त चल रहा है। चंद्र ग्रहण के वक्त क्या कुछ खास ख्याल रखना है सभी लोगों को? देखिए, चंद्र ग्रहण जो है एक ग्रहण के समय विशेष रूप से हमें भगवान का पूजा अर्चना करना चाहिए, जप आदि करना चाहिए, और ग्रहण के दौरान विशेष रूप से अपने भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में बैठ करके जप आदि कर सकते हैं, ग्रहण से पूर्व स्नान करके और फिर जप करना चाहिए, और उसके बाद
जब ग्रहण काल संपन्न हो जाएगा उसके बाद भी स्नान करके और गंगा जल छिड़क करके, तुलसी में गंगा जल डाल करके, अपनी बाल्टी में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। और उसके बाद जो है आप अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। अब रहा सवाल ये कि पूजा पाठ कौन सा, शाम के समय जो आप अपने दैनिक पूजा करते हैं उसको आप करें। और विशेष रूप से जब इस वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का अधिक प्रभाव हो जाता है, ग्रहण काल में सोना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सोने से मानसिक और शारीरिक जो ऊर्जा है वो प्रभावित होने लगती है। ग्रहण काल के दौरान विशेष रूप से आपको जप आदि करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। आपको अपना मैं तो कहूँगा कि फ्रेश होने भी नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान जितना हो सके आप कोई भी गलती ना करें। गलती कैसी कि भोजन आदि ना करें, नाखून आदि ना काटें, कोई नुकीली चीज ना करें। और जो महिलाएं, खास तौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान कैंची, सुई, चाकू आदि का प्रयोग में ना लाएं। और गर्भवती महिलाएं ग्रहण को देखें भी नहीं, ग्रहण के दौरान बाहर भी नहीं निकलें, क्योंकि इस समय ये समय बेहद संवेदनशील होता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ग्रहण काल में सोने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। ऐसे में ग्रहण काल के दौरान सोने से बचना चाहिए, खाने से बचना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए और कोई पति पत्नी के संबंध आदि भी नहीं करना चाहिए। नकारात्मक बात भी नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं होना चाहिए। इस दौरान नाखून नहीं काटना चाहिए, अनावश्यक खान पान से परहेज रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में हो रहा है। इस समय चंद्रमा के साथ सिंह राशि में केतु भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में ये ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव विशेष तौर पर मेष, सिंह सहित कई राशियों पर पड़ेगा, जबकि तुला सहित कुछ राशियों को लाभ मिलने की संभावना भी बनती है। तो ये बड़ी बात है कि ग्रहण काल में या स्पर्श के समय या मध्य में होम करें, देव पूजन करना चाहिए। ग्रहण मोक्ष के समय पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, धन आदि का अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। और ग्रहण जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए फिर स्नान करना चाहिए। ग्रहण के सूतक काल से पहले ही दूध, दही, अचार, चटनी, मुरब्बा, कुशाद आदि रखनी चाहिए, या आटे में, चीनी में, गुड़ में, कहीं भी जो है आपका अपना सामान, खाद्य पदार्थ रखें उनमें कुशा रखनी चाहिए। ये पदार्थ दूषित नहीं होते हैं। और गर्भवती स्त्रियों के लिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आपको परहेज करना चाहिए। क्या इस समय धार्मिक ग्रंथ के पाठ आदि करना? जी बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए अभी हम बात कर रहे थे राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अमित जी भी बता रहे थे क्या राशियों पर प्रभाव होगा। अब क्योंकि राशि अनुसार उपाय क्या करने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो राशियां हैं उन सभी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण का शुरू भी हो चुका है, तो ऐसे में आप पर नकारात्मक प्रभाव ना हो या आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए क्या उपाय है राशि अनुसार? अच्छी बात कही है। मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार दान पुण्य करने की बात करता है, तो विशेष तौर पर आपको ग्रहण के दौरान सबसे पहले पवित्र होकर के मेष राशि वाले लोगों को अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और यदि हो सके तो हनुमान चालीसा अपने पास से 1-2 हनुमान चालीसा जो रखी हो घर में, वो आप भेंट कर दें, फिर बाद में दूसरी खरीद के अपना शुरू करें। नंबर 2 बात, वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले जातकों को गंगा स्नान आदि करना चाहिए। ग्रहण के बाद गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल को अपनी बाल्टी में डाल करके और फिर स्नान करें। मिथुन और कन्या राशि के जातकों को अपने जल में जब ग्रहण हो जाने के बाद स्नान करें तो सफेद तिल डाल के करें। और इस दौरान गायत्री मंत्र का जप करें, शिव जी का जप करें, महामृत्युंजय का जप करें। यदि गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु मंत्र का जप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। किसी कारणवश यदि आप नहीं कर सकते हैं तो इस दौरान आप कोई ऊनी कंबल आदि दान करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए विशेष तौर पर, चूंकि उनका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक है और चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो चंद्र ग्रहण का जो है चंद्रमा के लिए एक मंत्र भी है, ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राण मुखार्दग्निरजायता। कि ऐसे में जो है मन का कारक और माता का रूप में होता है, तो हम चंदा मामा इसलिए कहते हैं कि हमारी माँ का भाई के रूप में भी होता है। और जल का विशेष होता है। आप देखते हैं
चंद्र ग्रहण के दौरान समुद्रों में बड़ी लहरें ऊपर नीचे होती हैं, तो ये कितना प्रभाव करता है हमारी बॉडी में भी। जल की मात्रा सबसे अधिक 70% जल की मात्रा बोलते हैं, तो ऐसे में ये जो है काफी प्रभावित करता है। तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, और यदि आपको कोई परेशानी, शारीरिक परेशानी है, तो फिर आपको विशेष तौर पर जो है अपने घर में गंगा जल गौमूत्र छिड़कना नियमित रूप से कर दें, जिससे आपका आकर्षण बनेगा, आपके परिवार में आपका सम्मान मिलेगा और आपको विशिष्ट लाभ होने की स्थिति बनेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, शुक्रदेव सिंह राशि में गोचर कर रहे दूसरे भाव को जो सक्रिय करता है, जो शुक्रदेव मीन राशि में प्रवेश करके आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां वे उच्च के हैं। 8वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा बना हुआ है, जिसमें वक्री और अस्त बुध देव के साथ मंगल सूर्य राहु की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कहना चाहूंगा कि आप सफेद चीज जैसे चावल है, चीनी है, दाल है और सफेद दाल है, उड़द की दाल है, इत्यादि चीजों का आप दान पुण्य करें, ये आपके लिए बहुत बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात करते हैं, देखिए, वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि मेष राशि का हम बता चुके हैं। अब कुंभ और जो है मकर राशि, कुंभ राशि के जातकों को आप देखिए कि काली चीज का दान करना चाहिए, या फिर काला ऊनी कंबल बिछा करके गायत्री का मंत्र जाप करें, या फिर गुरु से जो प्राप्त मंत्र है उसका जाप करें। और आप ये जरूर ध्यान रखें कि अपने घर में कोई गुस्सा आदि ना करें, कोई किसी प्रकार का किसी के ऊपर जो है अपना क्रोध ना करें। इस दौरान केवल और केवल आपको अपने परिवार को, सबको आशीर्वाद लेते हुए रहना चाहिए। और ये भी आप मान के चलिए कि माँ को बिल्कुल नहीं दुखी करें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद यदि आपको प्राप्त हो गया आज के दिन, तो चंद्रमा माँ का ही कारक होता है, तो बड़ा लाभ होगा। और ग्रहण के बाद आपको अन्नदान करें, गोदान का महत्व बहुत बड़ा होता है कुंभ राशि वालों के लिए, और यज्ञ के समान होता है गौ का दान। चावल, चीनी, दूध का दान भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और मीन राशि और धनु राशि की बात करें, तो देखिए, मीन और धनु राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मीन और जो धनु राशि के जातक हैं, उनको विशेष तौर पर जो है बहुत ही ज्यादा प्रेम प्यार के साथ जमीन जायदाद से जुड़े हुए फैसले जो है नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, कुल तो मिलाकर इनमें जो है दान पुण्य आपको करना है, और भगवान का नाम लें, पूजा पाठ करें, घर से बाहर ना निकले चंद्र ग्रहण के वक्त। खास ख्याल अपना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।